छात्रों, अब आपका आता है फोर्थ पेपर, जो है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम, जिसमें सामुदायिक सहभागिता के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कार्य, जैसे कि आप जानते ही हैं, मानव अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है। अब उसकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए उसे बहुत कुछ गतिविधियां करनी होती हैं जो श्रम युक्त होती हैं, जिनमें वह प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मानव कल्याण के लिए जो भी व्यक्ति समाज और देश के प्रति कार्य करता है, उसका वह जवाबदेही होता है। उसका जीवन में बहुत महत्व है। जीवन के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे कृषि करना, बढ़ईगिरी और बागवानी, मकान बनाना, फैक्ट्री तुड़ाई, ढलाई, स्वच्छता, सड़कें बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना। ये सब जो कार्य हैं, इनमें वह श्रम देता है। और इन कार्यों में श्रम करने का उद्देश्य ये है कि इससे बालक जो है स्वावलंबी बनता है। बालक में ज्ञान तथा समझ और कौशलों का विकास होता है। बालक को भविष्य निर्माण के लिए तैयार करना होता है। बालकों को उत्तरदायी नागरिक बनाना, बालकों को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार बनाना, बालकों को करके सीखने के अवसर प्रदान करना, शिक्षा द्वारा कुशल श्रमिक का निर्माण करके देश के विकास में सहयोग करना होता है। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक संपन्नता लाकर समाज को एक तरह से सुदृढ़ बनाना होता है। गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना। इस प्रकार प्रत्येक बालक में कोई न कोई जन्मजात प्रतिभा पाई जाती है। गांधी जी के अनुसार बालक के जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर लाना ही शिक्षा है। इसलिए बालकों को आयोजित क्रियाओं में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अवलोकन करना, प्रदर्शन करना, परीक्षण, अभ्यास, शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। आगे गांधी जी की नई तालीम में गांधी जी के दर्शन का जो आधार है, वो भारतीय आदर्शवाद है, जिसका आधार लक्ष्य सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। दार्शनिक चिंतन में सर्वोदय दर्शन के नाम से गांधी जी का दर्शन जाना जाता है। वह गीता के 2 तत्वों पर आधारित है, पुरुष और प्रकृति। गांधी जी के विचार में जो व्यक्ति मन, कर्म, वचन से शुद्ध होगा, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। अतः सत्य और ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा, परमात्मा, सत्य सभी अनादि अनंत शक्ति स्वरूप हैं और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का योग है। मानव जीवन के 2 पक्ष हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। अब भौतिक पक्ष में इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह भौतिक है। और आध्यात्मिक में धर्म ग्रंथों द्वारा जो होता है, वह आध्यात्मिक है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। अब भौतिक में बाहरी जगत, व्यवहारिक जगत, स्थूल जगत, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को भौतिक जगत कहते हैं। आध्यात्मिक में आध्यात्मिक जगत सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, भजन, कीर्तन, धर्म ग्रंथों से प्राप्त जो हमें ज्ञान होता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान है। आचार मीमांसा में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐश्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म धर्म समन्वय, विनम्रता आदि एकादश व्रत आध्यात्मिक विकास के स्रोत माने गए हैं। इस प्रकार गांधी जी का जो है नई तालीम के अंतर्गत गांधी जी का जीवन दर्शन आ गया है। अब आपकी सेकंड यूनिट आगे आएगी। सेकंड यूनिट में गांधी जी का जीवन दर्शन आता है। जीवन दर्शन में नई तालीम के अनुसार गांधी जी भौतिकवादी न होकर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि व्यक्ति भौतिकता से जीवन का अंतिम ध्येय मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। गांधी जी नई तालीम से तात्पर्य बताते हैं कि जब भी शिक्षा में परिवर्तन हो, वह परिवर्तन नवीनता लिए हुए होना चाहिए। उस परिवर्तन के आधार पर बालक को करके सीखने पर बल दिया जाए, वह श्रमनिष्ठ हो, स्वावलंबी बने और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, उनके कार्य और दक्षता पर आधारित हो।
उन्होंने जातिगत भेदभाव रहित समाज की कल्पना की। उनके अनुसार सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्यायप्रियता गुणों से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समाज, शोषण मुक्त समाज का विकास हो। शिक्षा का मुख्य कार्य मानव को सम्मान देते हुए जीवन को सुखमय बनाना होना चाहिए। गांधी जी का शिक्षा दर्शन कहता है कि महात्मा गांधी व्यवहारिक, दार्शनिक और प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर होना ही नहीं है। वर्तमान समय में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़ते हुए शिक्षा में नई तालीम के रूप में लघु उद्योगों को भी उस शिक्षा को 3H के अनुसार बालक की शिक्षा बताई है। हैंड, हार्ट और हेड के द्वारा शिक्षा पर बल देकर बालक की क्षमताओं के विकास को बताया है कि इसके अनुसार उनकी शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास करते हुए बालक को जीविकोपार्जन युक्त बनाया जाए, उसके समाज सेवा के लिए तैयार किया जाए। पाठ्यक्रम में बालक की मातृभाषा, सहसंबंध, हस्तकलाओं से होना चाहिए। कताई, बुनाई, कृषि, बागवानी, कागज, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि का काम, सामाजिक अध्ययन के साथ साथ गणित, सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ललित कलाएं, शारीरिक व्यायाम, नैतिक और धार्मिक शिक्षा आदि के द्वारा उसका पाठ्यक्रम रखना चाहिए। शिक्षण विधियों के बारे में गांधी जी ने कहा कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, अर्थात श्रवण का मतलब है गुरु के द्वारा जो भी सुना जाए उस ज्ञान को गुणना। मनन का है प्राप्त किए गए ज्ञान का चिंतन या विचार करना, और निधिध्यासन से अर्थ है ज्ञान को जीवन का अंग बनाकर जीवन में प्रयोग करना। इसी प्रकार गांधी जी ने अनुशासन के विषय में बताया है कि अनुशासन प्रभावात्मक हो, जिसमें आत्मानुशासन होना चाहिए। गांधी जी दंडात्मक और दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे। उनके अनुसार शिक्षक कैसा हो? शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता, पथ प्रदर्शक, सहायक, मनोवैज्ञानिक, शुद्ध, सात्विक, विचारशील होना चाहिए। छात्रों के बारे में भी उन्होंने कहा कि छात्र अनुशासित हों, विनयशील हों, त्यागी हों, संस्कारी हों और देश प्रेमी होने चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने वर्तमान समय में जो परिवर्तन लाए हैं, प्राचीन काल की रूढ़िवादी से निकलकर नवीनता लिए हुए, जो अपने शिक्षा दर्शन पर बल दिया था। यूनिट में ही अब आपका आता है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो छात्रों, विद्यालय का वातावरण प्रभावात्मक, प्रेरणादायक, सभी शैक्षिक साधनों से संपन्न होना चाहिए और पाठशाला की अपेक्षा कर्मशाला अधिक होना चाहिए। इसका मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके दर्शन की मुख्य विशेषता है कि वे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद को मानते हुए एक ऐसे नवीन शिक्षा दर्शन के जन्मदाता हैं जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को पूरा करता है। इस प्रकार शिक्षा के अन्य पक्षों में हम कहते हैं कि अन्य पक्षों में गांधी जी ने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया है और इसके साथ साथ धर्म की शिक्षा पर भी बल देते हैं। नई तालीम के अनुसार समय की मांग को देखते हुए 1935 में भारत सरकार ने जब एक अधिनियम पास किया तो उसमें गांधी जी द्वारा वर्धा नामक स्थान के पास एक सेवाग्राम नामक स्थान की स्थापना की गई, जिसमें बुनियादी शिक्षा योजना का प्रवर्तन किया गया। फिर शिक्षा को लाभदायक और अल्पव्ययी बनाने की दृष्टि से 1936 में एक तालीम संघ की स्थापना की गई, जिससे नए युग का आरंभ हुआ। जब दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलन के कारण सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र एक आश्रम को बनाया गया, उस आश्रम में 70-80 लोग रहते थे जो मातृभाषा के माध्यम से भजन कीर्तन और के साथ साथ अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, चर्म कार्य, काष्ठ कार्य, कृषि आदि विषय पढ़ते थे। सभी लोग सत्य, प्रेम, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते थे। इसी के साथ 1904 में फिनिक्स नामक आश्रम बना।
उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में बना, जिसमें देश विदेश से छात्राएं पढ़ने आती थी, जिसमें पंचमुखी शिक्षा दी जाती थी। नंबर 1 शारीरिक शिक्षा, नंबर 2 व्यवहारिक शिक्षा, नंबर 3 कला शिक्षा, नंबर 4 नैतिक शिक्षा और नंबर 5 बौद्धिक शिक्षा। ये 5 प्रकार की शिक्षाएं उसमें दी जाती थी। वनस्थली में विभिन्न विभाग रखे गए, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, वेद विद्यालय के साथ साथ संगीत, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वनस्थली में 1700 छात्राएं विभिन्न विभागों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। 8000 पुस्तकें हैं, 750 पत्र पत्रिकाएं। यह एक आवासीय संस्था है। इस प्रकार बहुत से अन्य विद्यापीठ खोले गए, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ अहमदाबाद, काशी, पटना, अलीगढ़ आदि स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित किए गए। बाद में अलीगढ़ विद्यापीठ को जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया, किंतु अन्य विद्यापीठ इसी प्रकार चलते रहे। इन विद्यापीठों का उद्देश्य क्या था? इन विद्यापीठों का मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप कार्य करते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से देश के ग्राम और नगरों के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर देश के उत्थान के लिए शिक्षा प्रदान करना। वर्धा शिक्षा योजना का बात है कि यह 1937 की बात है। गांधी जी शिक्षा का एक समग्र दर्शन कराते हुए नई तालीम का उद्देश्य लेकर चले, जिसमें सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक आर्थिक सामाजिक विकास, शोषण मुक्त समाज, वर्ग विहीन समाज, नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिक बनाना, उत्तरदायीपूर्ण नागरिक बनाना, ग्रामीण सेवा की समस्याओं का समाधान करना, बेसिक शिक्षा परियोजना तैयार करना। इस प्रकार वर्धा सम्मेलन में निशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव पास हुआ। श्री विनोबा भावे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनी, जिसमें जाकिर हुसैन कमेटी, खैर समिति, मुंबई के मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री बीजी खैर थे। बेसिक शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व जब आई तो 1944 की बात है, सार्जेंट शिक्षा योजना ने बुनियादी शिक्षा को मान्यता दी। इसके स्वावलंबन पक्ष को स्वीकार न करते हुए उन्होंने यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा दी, लेकिन इसका स्वावलंबन के पक्ष को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके लिए एक स्थायी समिति का निर्माण किया गया, जिसका कार्य था बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए सलाह देना। 1956 की बात है, एक राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसका कार्य बेसिक शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षकों को प्रशिक्षित करना था। अधिगम शिक्षा का अर्थ सीखना, जैसा कि व्यक्ति जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अतः सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन करने का नाम है। इसके बाद आता है ये सेकंड यूनिट आपकी समाप्त हुई। तो थर्ड यूनिट में आएगा आपका सामुदायिक सहभागिता। यद्यपि यह यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में बताया जाएगा। जैसे कि समुदाय क्या है? समुदाय सामाजिक प्राणियों के उस समूह को समुदाय कहा जाता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें आपसी संबंध भी होते हैं और व्यक्तिगत हितों को त्याग कर वे सामूहिक रूप से जीवन की समस्त भौतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। समुदाय शब्द जाति, धर्म, वर्ग, स्थान, व्यवसाय आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। समुदाय का विकास नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है और नागरिकों का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। अतः समुदाय समाज और शिक्षा के बीच पुल का काम करता है। समुदाय विद्यालयों से अपेक्षा करता है कि विद्यालय समुदाय के काम आए और उसमें सहयोग दें। अब इसमें भौतिक संसाधनों, विद्यालय की प्रयोगशाला, भवन आदि का प्रयोग कर सके। समाज के लोग और मानवीय संसाधनों जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि विशेषज्ञों की प्राप्ति भी विद्यालयों पर ही निर्भर होती है। इसके बाद उत्सवों, पर्वों, सक्रिय सहयोग समुदायों से प्राप्त होते रहते हैं।
विद्यालय के संचालन में समुदायों से ही सहायता मिलती है। विद्यालयों के द्वारा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं की जाती हैं। अतः समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के पूरक हैं, जो विभिन्न समाज और परिवारों से प्राप्त सहयोग पर आधारित। छात्रों जैसे जैसे बालक का सर्वांगीण विकास उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं में सहयोग प्रदान करते हुए किया जाता है, उसी प्रकार सामुदायिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में शैक्षिक भ्रमण, निरीक्षण, सामाजिक कार्य, उत्सवों का आयोजन, क्षेत्रों का पर्यटन, भाषणों का आयोजन करते रहना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम भी कुछ चलाए गए हैं, जिनमें शिक्षा और साक्षरता के लिए सरकार की ओर से कुछ कार्यक्रम जैसे विद्याधन योजना, छात्रावास सुविधाएं, बालिका समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजना, बालिका सशक्तिकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि आरंभ किए गए हैं। नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी द्वारा शिक्षाविदों के विचार विमर्शों के बाद लागू की गई, जिनमें जनसाधारण का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाना, उनमें आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना उनका इसका लक्ष्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवोदय विद्यालयों की संकल्पना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए तथा कमजोर और निर्बल तथा पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों के लिए इसकी स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य सुप्त और अज्ञात प्रतिभाओं को खोजना था। इसका उद्देश्य था माध्यमिक स्तर को बुनियादी तौर पर दृढ़ करके सभी को समान अवसर देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का विकास करना, प्रतिभाओं को संगठित करके उचित दिशा निर्देश देकर गति प्रदान करना तथा विद्यालय में गुणात्मक सुधार करते हुए आदर्श विद्यालयों का निर्माण करके इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। फिर प्रौढ़ शिक्षा आती है हमारी। प्रौढ़ शिक्षा विद्यालयों की औपचारिक शिक्षा की कमी को पूरा करती है। जो शिक्षा व्यक्ति को बचपन में प्राप्त नहीं हो पाती, वह आवश्यक शिक्षा प्राप्त करके एक संतुष्ट और प्रसन्नचित जीवन जी सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन संबंधी शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक कुशलता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आदि के साथ साथ मध्याह्न भोजन व्यवस्था, साक्षरता शिविरों का आयोजन, पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था, संचार माध्यमों का आयोजन आदि। इस प्रकार इस शिक्षा से भारतवासियों को बहुत ही लाभ हुआ है। अब आगे अब आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 3 प्रकार से चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले TLC यानी टोटल लिटरेसी, संपूर्ण साक्षरता, इसको कहेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान। फिर है दूसरा PLC यानी पोस्ट लिटरेचर यानी उत्तर साक्षरता अभियान। तीसरा है FLP, इसमें होगा फीमेल लिटरेसी यानी स्त्री साक्षरता अभियान। इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार 1994 में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जिसे DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। इसका उद्देश्य है ऐसे जिलों के व्यक्तियों को साक्षर बनाना, जिनके लिए प्राथमिक विद्यालयों में कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए स्कूल भवनों का निर्माण करने, शिक्षकों की नियुक्ति करने, SCRTE से डाइट्स अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद और जिला प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ करने के लिए ब्लॉक और सामुदायिक संसाधन केंद्रों को स्थापित करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ शोध करने के लिए विकलांग और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था करने जैसे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब आता है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय प्रबंध से तात्पर्य होता है समिति के कार्यों और स्कूल की गतिविधियों पर नियंत्रण और निरीक्षण,
जैसे ग्रामीण विद्यालयों का निरीक्षण, अध्यापकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, बाल विकास की योजनाएं तथा सत्र की क्रियाएं निश्चित करना। सामुदायिक सहभागिता से अध्यापकों की भूमिका, इसमें अध्यापक समुदाय का निवासी, कार्यकर्ता तथा माता पिता की भूमिका से युक्त होता है, इसलिए उससे अनेक अपेक्षाएं होती हैं। बालक के समाजीकरण में भी शिक्षक का बहुत योगदान रहता है। बालक इसलिए वह शैक्षिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर को आदर्शवादी, निष्पक्ष, सहयोगी, न्यायपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सृजनात्मक होना चाहिए। प्रधानाध्यापक की भूमिका में जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान होता है, क्योंकि उसके निर्देशन में ही विद्यालय के सभी प्रशासनिक, शैक्षणिक क्रियाओं और गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता है। इसलिए शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में शिक्षक और प्रधानाध्यापक को समाजशास्त्र के प्रबंधन, निरीक्षण, प्रशासन और शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का दर्शन आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए अभिभावक सहभागिता और विद्यालय के बीच के संबंध को स्थापित करेंगे। जैसा कि परिवार समाज की एक इकाई है, यह जीवन की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसमें बालक रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, प्रतिभा और नैतिकता से परिचित होता है। शिक्षा को सफल बनाने में भी शिक्षक और माता पिता से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं विद्यालय, जैसे बालक की रुचि, अभिरुचियों का ज्ञान, शारीरिक मानसिक क्षमता की जानकारी तथा सामाजिक भावनाएं, दया, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार गुणों के साथ साथ बालक की रचनात्मक शक्ति और श्रम के महत्व की जानकारी भी अभिभावकों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हुए अन्य सामुदायिक सेवाएं क्या होती हैं? विश्व में सबसे बुनियादी स्तर पर कार्य करने वाले संगठन लगभग 2 लाख यूथ क्लब हैं, जो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जागरूकता अभियान, कौशल विकास, रोजगार, उद्यम विकास, सहकारिता के क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे स्काउट एंड गाइड प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक रूप से कराया जाने वाली क्रिया है। इसमें अनुशासित जीवन, निस्वार्थ सेवा भावना, उत्तम स्वास्थ्य, आदर्श चरित्र और राष्ट्र के प्रति आदर की भावना तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करके विश्व कल्याण की कामना की जाती है। दूसरा, इससे आगे बढ़ते हैं, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर है। यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देती है। इसका उद्देश्य एकता और अनुशासन को बनाए रखना, जिससे युवकों का चरित्र निर्माण, देश सेवा, देश प्रेम, नेतृत्व की शक्ति और साहसिक कार्य करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसी तरह से एनसीएफ, ये गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर बनाना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा को जीवन में उपयोगी बनाकर बच्चे का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है, जिससे शिक्षा को समाजोपयोगी बनाकर बालक के ज्ञान, प्रतिभा, कौशलों का विकास करके उनमें हस्तकला कौशलों से उन्हें जोड़ते हुए सामाजिक, आर्थिक कार्यों में भाग लेकर जीविकोपार्जन योग्य बनाया जा सके। इसकी 2005 की राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा में सम्मिलित किया गया है, जो पुस्तकों की अपेक्षा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद आता है हमारा आधारित है तथा इसके बाद आता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। फिर आरईटी, राइट टू एजुकेशन। तीसरा आता है एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2010। इस तरह से नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामूहिक सहभागिता की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को रूपरेखा के अनुसार शिक्षा के कुछ मुख्य सुझावों की प्रमुख विशेषता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग होना चाहिए। वातावरण शुद्ध हो, समावेशी हो, तनाव से मुक्त हो। फिर दंड, पुरस्कार और सजा समिति रखी जाए। पाठ्यचर्या बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित हो। मौलिक लेखन को अधिक अवसर दिया जाए। अभिभावकों के से संपर्क करके उन्हें शैक्षिक गतिविधियों से परिचित कराया जाए। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखा जाए। पाठ्यक्रम मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बालकों को सृजनात्मक, कलात्मक, रचनात्मक अवसर दिए जाएं। रटने पर बल न दिया जाए। समूह में कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। विज्ञान विषय में सहायता की जाए। स्थानीय समुदायों की आवश्यकता अनुसार बालकों की परिस्थितियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अतः गांधीवादी दृष्टिकोण समग्र है। गांधी जी ने जो ग्रामीण परिवर्तन का सपना देखा था, उसमें शिक्षा को जोड़कर गरीबी पर काबू पाते हुए शहरी और ग्रामीण विभाजन को निकटता से जोड़ना था। छात्रों, अब आपकी आती है 4th यूनिट, जिसमें नई तालीम के प्रतिमान क्या हैं। ये बताया जाएगा कि नई तालीम के विषय में जब गांधी जी ने कहा कि हमारे बुनियादी शिक्षा मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का विकास करती है, जबकि साधारण शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास पर ही बल देती है, तो गांधी जी ने शिक्षा को साधन के रूप में माना और वे शिक्षा को केवल विषय पढ़ने तक ही नहीं मानते थे, बल्कि वे कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक की छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाकर उनका विकास करना, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिससे ऐसी शिक्षा आनी चाहिए जो नई तालीम का रूप लेगी। टैगोर की नई तालीम के प्रतिमान, टैगोर ने भी गांधी जी के ही पदचिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि दोनों एक से ही दार्शनिक थे, आदर्शवादी थे, प्रकृतिवादी थे, तो उन्होंने भी उच्च कोटि के विचारक भी थे। वे महान शिक्षा शास्त्री, प्रसिद्ध समाज सुधारक, कला प्रेमी, कवि, राष्ट्रभक्त, धार्मिक प्रवृत्ति के प्रकृतिवादी, बहुमुखी, प्रतिभावान और सच्चे दार्शनिक और सच्चे देश प्रेमी थे। शिक्षा संबंधी विचारों में वे कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की उन्नति करना, क्योंकि शिक्षा द्वारा शारीरिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ वह ऐसी शिक्षा जो सभी जीवन के सभी पक्षों का विकास करे और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, मानव कल्याण और एकता का अनुभव कराए। उनके अनुसार कुछ सिद्धांत बताए गए, जैसे शिक्षा का स्वरूप भारतीय होना चाहिए, शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से होना चाहिए और पाठ्यक्रम में सामाजिक आदर्शों को स्थान दिया जाए, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाए, वह रचनात्मक हो, प्रकृति के प्रांगण में हो, भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराने वाली हो, भारतीय दर्शन और सामाजिक आदर्शों को स्थान दिया जाए। उनके जीवन का, उनकी शिक्षा का उद्देश्य था शरीर, मन, आत्मा और समाज का विकास करने वाली शिक्षा। पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रकृति, बागवानी, कृषि, शिल्प और भ्रमण वस्तुओं का संग्रह पर बल देना चाहिए। विधि क्या थी उनकी? वे उदाहरण दे करके, संश्लेषण द्वारा विश्लेषण करते हुए, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में, क्रिया विधि, अनुकरण विधि, रुचि, योग्यता और क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। इस तरह से शिक्षक के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षक को आदर्शवादी, समाजवादी और सहृदयी तथा अध्ययनशील होना चाहिए। उन्होंने कुछ विद्यालय खोले, जैसे विश्व भारती, जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया। वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में बालकों को इंद्रियों के ज्ञान द्वारा शिक्षा दी जाती है। तुलना, उन्होंने, गांधी जी और टैगोर को समानता, दोनों ही ने बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया। दोनों ही आदर्शवादी थे, दोनों ही प्रकृतिवादी थे और जीवन के अंतिम लक्ष्य को, जीवन अच्छी तरह से जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति को आध्यात्मिक रूप से प्राप्त करना चाहते थे। उनके शैक्षिक विचारों में वे कहते हैं व्यक्ति महान है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे पाठ्य पुस्तकों का विरोध करते हैं। वे कहते हैं प्राकृतिक वातावरण में जो शिक्षा दी जाती है उसमें सामाजिक भावना आती है,
विश्व बंधुत्व की भावना होती है, प्रतिभा का विकास होता है, सत्य पर आधारित होती है और आवश्यकता अनुसार देश काल की सेवा करते हुए वह शिक्षा आगे बढ़ती है। विश्व भारती में शांति निकेतन जिसका नाम था है आज भी, 1921 में उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, जिसमें सांस्कृतिक प्राकृतिक केंद्र के रूप में सादगीपूर्ण तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसमें कई विभाग हैं, जैसे पाठ भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन, विनय भवन, कला भवन, संगीत भवन, चीन भवन, हिंदी भवन और हिंदी तिब्बती भवन। इस तरह से इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, चर्मकार्य, कढ़ाई, नृत्य, संगीत, ललित कलाएं, चीनी, जापानी भाषा आदि सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ एक नए दार्शनिक हमारे पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं, जॉन डीवी। उन्होंने भी नई तालीम में सहयोग करते हुए उनके विचारों को लिया गया है, जिसमें विद्यालय समाज का लघु रूप कहा है उन्होंने, और सामाजिक वातावरण में बालक का विकास संभव है, अतः शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा प्रक्रिया जो सतत अनुभवों पर आधारित हो। इसके दो पक्ष उन्होंने बताए, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष, एक सामाजिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष में उन्होंने कहा व्यक्ति अपनी रुचियों, प्रवृत्तियों, मूल धारणाओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। सामाजिक में कहा कि सामाजिक वातावरण में व्यक्तित्व का विकास होते हुए समाज की प्रगति होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक दो प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, सामूहिक क्रियाओं के रूप में हो, पथ प्रदर्शन के रूप में शिक्षक हो, सामाजिक अनुशासन हो, सीखने के कुछ अन्य सिद्धांत होने चाहिए, जैसे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये सीखने के जो नियम साइकोलॉजी में बताए गए हैं, ये भी उन्होंने प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि पारस्परिक शिक्षण, सहयोगी सहकर्मी शिक्षण, श्रवण, व्याख्यान, स्वाध्याय, मॉडल, संवाद, क्रिया, अनुशासन आदि सीखने में सहायक होते हैं। इसलिए बालकों को सिखाने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। अब आपकी 5th यूनिट आती है, जिसमें विद्यालयों को सामुदायिक सहभागिता किस तरह से होती है। स्कूल एक समुदाय है जो समाज में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार अन्य समुदाय होते हैं, इसलिए विद्यालय को लघु समाज ही कहा गया है। जहाँ तक सामुदायिक साझेदारी की बात है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो विद्यालय समाज के साथ मिलकर ही कर सकता है। सामुदायिक विद्यालयों के कार्यक्रम, ऐसे विद्यालयों में छात्रों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान कराने के लिए कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, जैसे उन्हें भ्रमण के लिए ले जाना या कुछ उत्सवों का आयोजन करना या निरीक्षण, सामाजिक कार्य, भाषण देना, साफ सफाई का कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, औद्योगिक स्थलों का भ्रमण, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, संग्रहालयों का निर्माण, धार्मिक मेलों, ऐतिहासिक स्थलों आदि को दिखाने का प्रोग्राम बनाया जाए। विद्यालय तथा समाज, इन दोनों का अटूट संबंध है। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। पाठशाला समाज का ही अंग है। विद्यालय व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाकर जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। मानव शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अपने आदर्शों, अपने भावों, मान्यताओं, क्रियाओं को भावी पीढ़ी तक ले जाते हैं, और जिसमें व्यक्ति पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादी विचारधाराओं को समाज के सहयोग से त्यागता चलता है। समाज के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने रीति रिवाजों में परिवर्तन लाने के लिए समाज का सहयोग जरूर रखना होता है, और शैक्षिक तर्क वितर्क भी होने चाहिए। समाज की आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक तर्कों के आधार पर ही हम नवीन विचारधाराओं को ग्रहण करके भावी समाज के लिए भावी समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। क्षेत्रीय सहभागिता, जहाँ हम रहते हैं उस स्थान के लोगों को भी हमें जोड़ना होता है अपने साथ। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार उसी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे
कंपनियों द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन के साथ साथ वहाँ के लोगों को जॉब देना, रोजी रोटी का प्रबंध करना। समुदाय में रहकर शैक्षिक कार्य, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पर नियंत्रण रखना, कुछ अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करना। अब समुदायों पर शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ता है कि समुदायों द्वारा बालकों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समुदाय में हम रहते हैं उस पर उसी प्रकार का प्रभाव देखा जाता है, जो उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, सांप्रदायिक पहलुओं पर प्रभाव डालता है। सर्वोत्तम पद्धतियां इसके लिए हैं स्थानीय उत्पादन से लाभ और दोष उनके देखना, बागवानी, सिंचाई के साधन, कूड़ा प्रबंधन, ठोस अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना, ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन का देखना, जल संरक्षण करना, वर्षा जल के संरक्षण के उपाय खोजना, विधियां ढूंढना, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को स्वीकार करना। विद्यालय और समाज परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। जो वर्तमान समय की मांग है, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए विद्यालय की अनिवार्य और औपचारिक शिक्षा तथा समाज की अनौपचारिक शिक्षा द्वारा शहरों और गांवों में कार्य किए जाने लगे हैं, जो गांधी जी ने नई तालीम में रखे हैं। शिक्षा के स्वरूप में सरकार और भारतीय समाज के नागरिकों की जागरूकता के कारण ही हमारा देश समाज प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, और यह शिक्षा और समाज तथा समुदाय के साथ मिलकर ही संभव हो पाया है। हमारी देश की सरकारें भी इसमें योगदान दे रही हैं, और हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि भारत का भविष्य भारत की कक्षाओं में पढ़ रहा है, इसलिए हमें बालकों के ऊपर पूर्णतः ध्यान देना होगा और समाज की देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध भी करना होगा। इस तरह से आपका यह पेपर समाप्त होता है।